बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश में एक नया यूनिट करेंगे 3A सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। बच्चों, इससे पहले यूनिट 1A और 2A करवाया जा चुका है। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर क्लिक करके वो पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग आते हैं इस चैप्टर में। यूनिट 3A सियाचिन। एक क्षेत्र का नाम है सियाचिन। द प्लेस एक ऐसा स्थान ऑफ वाइल्ड रोजेस जहाँ गुलाबों की बहुतायत संख्या है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस मतलब बच्चों यहाँ आप जंगली फूल से ना लगाएं कि एक ऐसा स्थान जहाँ जंगली गुलाब के फूल मिलते हो, नहीं। यहाँ वाइल्ड का मतलब है प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ बहुत ज़्यादा गुलाब पाए जाते हैं। वह स्थान कौन सा है बच्चों? सियाचिन है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले थिंक ऑफ द वर्ड्स लॉयल्टी, ड्यूटी, रेस्पेक्ट, सेक्रीफाइस, सर्विस। यहाँ कुछ शब्द दिया गया है, कहा जा रहा है कि इसके बारे में सोचिए। पहला ये जो है लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब निष्ठावान, निष्ठावान शब्द सोचिए। ड्यूटी कर्तव्यनिष्ठ, ड्यूटी मतलब कर्तव्यनिष्ठ। रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान, आदर पूर्ण कोई व्यक्ति हो। सैक्रिफाइस बलिदान जिसमें समर्पण की भावना हो। सर्विस जो सेवा करता हो, जो सेवा देना जानता हो। तो बच्चों कहा गया है कि इन शब्दों के बारे में सोचिए, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसमें निष्ठावान, जिसमें कर्तव्यनिष्ठता, जिसमें सम्मान की भावना, जिसमें समर्पण की भावना तथा सेवा के भाव हो। वो व्यक्ति कौन है? सोचिए, कौन व्यक्ति आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा है? वो व्यक्ति कौन हो सकता है? कौन वो है? क्या आपका पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार जिसमें ये सारे गुण हैं? शायद ये गुण आपको अपने पड़ोसी में नजर नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ देखिए आगे क्या लिखते हैं। पिक्चर कम्स इन फ्रंट ऑफ योर आइज। जब आप इन शब्दों को सोच रहे हैं, लॉयल्टी, निष्ठावान, ड्यूटी, रेस्पेक्ट, सेक्रीफाइस, सर्विस, तो कौन सी तस्वीर आ रही है आपकी आंखों के सामने? जी, डेफिनेटली अ सोल्जर। बिल्कुल यकीनन के साथ कहा जा रहा है, एक सोल्जर की तस्वीर आएगी, एक सैनिक की तस्वीर। सैनिक जो अपने देश के लिए कर्तव्यनिष्ठ होता है, निष्ठावान होता है, सम्मान की भावना उसमें होती है देश के प्रति। वो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है, सेक्रीफाइस करने को तैयार है, और वह हमेशा देश के दिन रात सेवा करता रहता है। बच्चों आगे लिखता है, वी शुड रेस्पेक्ट देम। इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम उनका सम्मान करें। इट इज बिकॉज ऑफ अ सोल्जर अवेक समवेयर एज फार एज सियाचिन दैट वी आर एबल टू स्लीप पीसफुली इन आवर हाउसेस। बच्चों आगे लिखता है कि अगर आज हम लोग अपने घर में शांतिपूर्वक से सो सक रहे हैं, शांतिपूर्वक सो पा रहे हैं, तो उसका कारण कौन है? एक सैनिक जो कहीं ना कहीं सियाचिन जैसे दूर इलाकों में भी आज जागा हुआ है। What it is like to be posted at a place with temperature below as -40°C। बच्चों उस जगह पर जब उनका पोस्टिंग होता है, यानी जब वो पोस्ट किए जाते हैं एक ऐसे क्षेत्र पे जहाँ का टेम्परेचर यानी जहाँ का तापमान बिलो एज -40°C, 40°C से भी कम होता है। सोचिए बच्चों, 0°C में बच्चों बर्फ जमना शुरू हो जाता है, बर्फ जम जाता है 0°C में, और 0 से भी -40°, कम। सोचिए कितनी ठंडक पड़ती होगी वहाँ। तो उस स्थान में भी जब सैनिक की पोस्टिंग की जाती है तो वहाँ कैसे रह पाते होंगे? रेड ऑन टू फाइंड फॉर योर सेल्फ। तो आइए उस चीज़ को खुद हम लोग पढ़ते हैं और खुद से पता लगाते हैं कि आखिर वहाँ कैसे स्थिति होती है और हमारे देश के सैनिक कैसे वहाँ अपने देश के समर्पण के लिए तैयार रहते हैं। बच्चों आगे लिखता है, द नेम सियाचिन रेफर्स टू अ लैंड विथ एन अबंडेंस ऑफ रोजेस। यानी बच्चों कि सियाचिन जो नाम है, रेफर्स टू अ, इसका मतलब होता है, इस सियाचिन नाम का मतलब होता है अ लैंड, एक ऐसे भूमि, विथ एन अबंडेंस ऑफ रोजेस, जहाँ रोजेस यानी गुलाबों की बहुत ही एविडेंस, यानी कि देखे लिखा प्रचुरता, यहाँ जहाँ की
गुलाबों की बहुत ज़्यादा प्रचुरता हो, यानी कि सियाचिन नाम का मतलब होता है एक ऐसी भूमि, एक ऐसा जमीन जहाँ गुलाब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो। सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज refers to the rose family plant, widely found in the region, and chun refers to anything found in abundance। बच्चों, यहाँ सियाचिन को अगर हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे, सिया और एक चुन, सिया और एक चुन, तो वह सी को खंडन करके यहाँ लिखा हुआ है कि सिया जो शब्द है बाल्टी भाषा में, एक लैंग्वेज है, जैसे हम लोग भाषा बोलते हैं ना, आप हिंदी भाषा बोलते हो, कोई इंग्लिश में कहता है, कोई बंगाली भाषा जानता है, तो वैसे एक बाल्टी लैंग्वेज है, वहाँ का एक क्षेत्रीय भाषा है बाल्टी भाषा। तो उस बाल्टी भाषा के अनुसार शिया शब्द का मतलब होता है रोज फैमिली प्लांट, यानी गुलाब के पौधों का एक हिस्सा, परिवार। वाइडली फाउंड इन द रीजन एंड, जो कि किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और ये जो चुन है, लास्ट का जो चुन है, रेफर्स टू एनीथिंग फाउंड इन एबंडेंस। इसके मतलब ये होता है, चुन का मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किसी स्थान पर पाई जाती हो। तो इन दोनों शब्द को, सिया और चुन, यानी कि गुलाबों का भंडार, गुलाबों के पौधे, और चुन यानी कि प्रचुर मात्रा में, इन दोनों शब्दों को मिला के उस जगह का नाम सियाचिन पड़ा है। एंड स्पाइट ऑफ द सेवर क्लाइमेट, द वर्ड सियाचिन आयरनिकली मीन्स द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेस। तो बच्चों, इस प्रकार इस कठोर वातावरण में ये जो शब्द सियाचिन है, ये दर्शाता है, इसका मतलब निकलता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ गुलाबों की प्रचुरता हो, यानी अत्यधिक पाई जाती हो। आगे लिखता है बच्चों, इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5753 मीटर्स, यानी कि 18,875 फीट above sea level, and is the longest glacier in the Karakoram range of the Trans Himalayas। बच्चों आगे लिखता है कि बच्चों, यह जो सियाचिन है, यह समुद्र के स्तर से, समुद्र का जो लेवल है उसके स्तर से 5,753 मीटर कर ऊंचाई पर स्थित है। यानी सियाचिन जो क्षेत्र है वह समुद्री तल से 5,753 मीटर या फिर 18,875 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और साथ ही साथ ट्रांस हिमालय के जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम की जो श्रेणी है, उस पर यह सबसे स्थित लंबा ग्लेशियर है। बच्चों, ग्लेशियर मतलब होता है बर्फ से ढकी हुई कोई विशाल भूमि या बहुत बड़ा विशाल चट्टान जो पूरी बर्फ से ढकी हुई हो। इट इज लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। बच्चों, यह स्थित है ठीक उत्तरी दिशा में, जहाँ की लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी आप नाम से वाकिफ होंगे। तो एलओसी जो रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल की रेखा है, वो किसके किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा खींची गई है, उसी एलओसी के उत्तर दिशा में सियाचिन अवस्थित है। द टर्म लाइन ऑफ कंट्रोल इज द लाइन दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड अपॉन फॉर डिवीजन ऑफ कश्मीर सिंस 1972। बच्चों, अब लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है? ये एक ऐसी रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसी रेखा खींची गई है जो 1972 में कश्मीर का जब बंटवारा हुआ था, कश्मीर बांटा गया था, तो उसी बंटवारे के बाद एक रेखा खींची गई थी जिसमें भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने सहमति जताई थी कि वो अब दोनों इस रेखा के इस ओर और वो उस ओर रहेंगे। The land on one side is controlled by India and on the other side by Pakistan। तो वो जो एलओसी रेखा खींची गई, कश्मीर को जो दो हिस्सों में बांटा गया, तो एलओसी के एक तरफ वाला हिस्सा इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और पाकिस्तान के द्वारा दूसरा हिस्सा कंट्रोल किया जाता है। बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पेज की तरफ। इसका बच्चों आगे लिखता है, बोथ
India and Pakistan claim authority over the entire Siachen region. बच्चों लिखता है कि भारत और पाकिस्तान ये दोनों देश क्या करते हैं, पूरे सियाचिन क्षेत्र पर अपना हक जताते हैं। दोनों कहते हैं कि मेरा हिस्सा है। बिटवीन 1984 and 1999 frequent fighting took place between India and Pakistan. बच्चों 1984 से 1999 के बीच इन दोनों देशों के बीच यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारी युद्ध हुए, बहुत सारी लड़ाई लड़ी टू टेक कंट्रोल ऑफ द रीजन, कि इस क्षेत्र पर किसका हक रहेगा, किसकी इस पर अधीनता रहेगी। एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, और खासकर वह क्षेत्र जो लद्दाख जिले में स्थित है लेह नाम से। लेह जिला हमारे भारत में ही है। वेल जबकि पाकिस्तान कंट्रोल्स द रीजन वेस्ट ऑफ साल्तोरो रिज, लेकिन पाकिस्तान का अधिकार हो गया इसके पश्चिमी क्षेत्र पर जो कि साल्तोरो रिज यानी कि साल्तोरो पर्वत वाला क्षेत्र है। India has also built the world's highest helipad on this glacier at place called Sonam, which is 21,000 feet above the sea level. बच्चों आगे लिखता है कि भारत ने ही बिल्ड किया है, बनाया है वर्ल्ड्स हाईएस्ट यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड। बच्चों हेलीपैड वो होता है जगह जहाँ की हेलीकॉप्टर को उतारा जाता है। आपने देखे होंगे टीवी में या अन्य जगहों पर जहाँ हेलीकॉप्टर उतरती है वहाँ एच टाइप में लिखा रहता है, वहाँ हेलीकॉप्टर उतारा जाता है। तो वही हेलीपैड बनाया गया था इस ग्लेशियर में, यानी बर्फ से ढके हुए क्षेत्र में। दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड था ये, जो कि सोनम जो क्षेत्र कहा जाता था वहाँ बनाया गया था। और इसकी ऊंचाई बच्चों कितनी है, समुद्र तल से 21,000 फीट की ऊंचाई पर है ये। इन 1984 1984 में India launched Operation Meghdut, a military operation that gave India control over all of the Siachen Glacier. बच्चों 1984 में इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम था मेघदूत। सेना के द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन से क्या हुआ, पूरा जो संपूर्ण ग्लेशियर क्षेत्र था वह भारत के अधिकार में आ गया, इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज, और साथ ही साथ अगल बगल के कुछ क्षेत्र भी आ गए। अंडर ऑपरेशन मेघदूत इंडियन ट्रुप्स टुक प्रायर एक्शन एंड द कुमाऊं रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी एज वेल एज द इंडियन एयरफोर्स वेंट इनटू द ग्लेशियर जस्ट अ डे बिफोर पाकिस्तानीज ऑपरेशन अबाबिल टू ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द डोमिनेटिंग हाइट्स ऑन साल्तारो रिज। तो बच्चों भारत के द्वारा ये जो मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय सैनिकों के द्वारा, वो क्यों चलाया गया था उसका यहीं आगे जिक्र करता है कि पाकिस्तानियों ने क्या किया था, एक दिन पहले एक अबाबिल नाम से एक ऑपरेशन चलाया था जिससे उन्होंने साल्तारो रिज पर पूरा अधिकार कर लिया था और अब आगे बढ़ते जा रहे थे। तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीयों ने क्या किया, एक मेघदूत नाम से ऑपरेशन चलाया। और उस मेघदूत ऑपरेशन को चलाने वाले कौन थे, कुमाऊं रेजिमेंट के सैनिक थे वहाँ, जो कि इंडियन आर्मी के थे, और साथ ही साथ भारतीय एयरफोर्स आप समझ रहे हैं, वायुसेना के भी सैनिकों ने भी मिलकर उसके खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ जो अबाबिल ऑपरेशन था उसके खिलाफ एक मेघदूत ऑपरेशन चलाकर काफ़ी क्षेत्रों को अपने हिस्से पे रखा। बच्चों अब आगे यहाँ शुरू होता है कंप्रीहेंशन चेक 1 का। यहाँ कुल 4 प्रश्न हैं, अब वो आपको मैं लिखाता हूँ, उसको लिखने के बाद हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं। साथ ही साथ मैं इसका वर्ड मीनिंग भी लिखा दे रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है इसमें जो भी हार्ड शब्द आए हैं, जो मुझे लगता है कि जिसका मीनिंग आपको जानना चाहिए, उसका मीनिंग भी मैं बता दे रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।
बच्चों क्वेश्चन आंसर लिख लेने के बाद आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा गया है। नॉट ऑल सोल्जर्स डाई हियर ऑफ एनिमी एक्शन। बच्चों यहाँ लिखता है कि यहाँ जितने भी सैनिक हैं हमारे भारतीय सैनिक, वह सिर्फ दुश्मन की कार्यवाही से नहीं मारे जाते हैं, यानी दुश्मन जो हमला करता है सिर्फ उसी से नहीं मारे जाते हैं। सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट इन द लंग्स कॉज्ड बाय द थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन्स। कुछ हमारे सैनिक सिर्फ इसलिए बच्चों मारे जाते हैं क्योंकि उनका जो खून होता है वह क्लॉट हो जाता है, जम जाता है फेफड़े में ही। क्यों जम जाता है? क्योंकि इस ऊंची पर्वत में हवा बहुत ही पतली, बहुत ही कम होती है, बहुत ही ठंडी होती है, हमारा खून ही जम जाता है सैनिकों का। ऑन एन एवरेज 1 इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी अदर डे। औसतन देखा जाए बच्चों तो हर दिन यहाँ एक सैनिक खुद ब खुद मर जाता है। क्यों? ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, यहाँ का जो अतिशय जो वातावरण की स्थिति है उसके कारण से। द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर। बच्चों यहाँ के सैनिक जो होते हैं ना, वो इस ग्लेशियर को जनरल ग्लेशियर कहते हैं। जनरल समझते हैं ना आप? सैनिक में एक पोस्ट होता है जनरल, जो सबको कमांड देता है, हुक्म देता है, कहता है कि भैया ये तो जनरल है जनरल। तो उसी तरह उन्होंने ग्लेशियर को भी जनरल ग्लेशियर कहना शुरू कर दिया। द जनरल्स कॉल इट इज प्रेस्टीज इशू। देखिए जनरल किसे कहते हैं, लिखा है जनरल्स कॉल, कहा जाता है किस लिए? इसके प्रेस्टीज इशू के कारण, इस पे जो इज्जत होती है, जो मान सम्मान होते हैं, उसी के कारण। दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स बिकॉज दे लव देयर कंट्री एंड वांट टू कीप ही बॉर्डर इंटैक्ट। बच्चों यहाँ लिखता है दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स। वे जो सैनिक हैं ना हमारे देश के, वो अपना जीवन, अपना प्राण सिर्फ इसलिए दे देते हैं क्योंकि वे अपने देश से, अपने भारत माता से बहुत प्यार करते हैं। एंड वांट टू कीप बॉर्डर इंटैक्ट, और अपने देश की जो सीमा है ना बच्चों, उसको अखंड बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उसकी सीमा के, उसके देश के टुकड़े हों। द सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द फनरल फेयर ऑफ देयर कॉमरेड on the bank of the frozen Nubra River is a familiar sight. सारे सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं अपने साथी के चिता के चारों ओर। ऑन द बैंक ऑफ द फ्रोजन नुब्रा रिवर, नुब्रा नदी जो कि जमी हुई है, उसी नदी के किनारे, जो कि काफी प्रसिद्ध जगह है, उसी नदी के किनारे सारे सैनिक अपने साथी के चिता के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। फाइटिंग बैक द आइसी विंड्स एंड फ्लैक्स that sting the face like thorns. They come to pay their last respects to one of the Siachen warriors. वे लड़ते हैं उस बर्फीली हवाओं से, and flax, उस हिमकणों से, that stings the face like thorns, जो कांटे की तरह उनके चेहरे पर चुभती है। इतना होने के बावजूद भी वे आते हैं और उस सियाचिन योद्धा को अपनी अंतिम सलामी देते हैं। डेली एक्सिस्टेंस हियर इज सो पेनफुल दैट सोल्जर्स कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एट लीस्ट 15 years। बच्चों डेली एक्सिस्टेंट, यहाँ की जो डेली की जो जिंदगी है, जो जीवन है, इतना दर्द भरा होता है कि सैनिक फिर दोबारा यहाँ लगभग अगले 15 सालों तक नहीं भेजे जाते। ऑफ एवरी 2 men सेंट अप, हर 2 आदमी जो यहाँ भेजा जाता है, 1 is a casualty, वो घायल हो जाता है, दुर्घटना का शिकार हो जाता है। The main glacier and its 7 branches face blizzards with a speed of up to 150 knots, nearly 300 km/h, that can blow a man off। मुख्य ग्लेशियर और उसके 7 शाखाओं से बर्फीली तूफान टकराती है, जिसका स्पीड लगभग 150 नॉट्स, यानी कि लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहाँ तेज हवाएं चलती हैं, जो कि किसी भी एक इंसान को उड़ाने के लिए काफ़ी होती है। टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 40 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पानी जम जाता है उस बिंदु से लेकर तापमान 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। द लोएस्ट रिकॉर्डेड सो फार हैज बीन -45 डिग्री सेल्सियस। वहाँ अभी तक का सबसे न्यूनतम तापमान -45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। एडेड टू दिस, इसके अलावा द विंड चिल फैक्टर यानी कि WCF शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ जो ठंडी हवाओं का जो तेज जो झोंका चलता है,
इस क्षेत्र में हैज प्रूव्ड फैटली और भी घातक साबित होता है। द शेल्टर एंड द क्लोथिंग, जो आश्रय तथा कपड़ा गिवन टू द जवान्स, हमारे भारतीय जवानों को दिया जाता है, इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट देम, ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है, इस तरह से इसको बनाया जाता है कि उनकी सुरक्षा करता है फ्रॉम से WCF ऑफ अप टू 800 तक विंड चिल फैक्टर, यानी कि ठंडी हवा का प्रभाव सहने तक की कपड़ा भारतीय सैनिक को दी जाती है। लेकिन द एवरेज WCF इन विंटर इज अराउंड 1400। सोचिए, जाड़े में वही WCF यानी ठंडी हवा का प्रभाव कितना हो जाता है, 1400 तक पहुंच जाता है। लेकिन भारतीयों का जो कपड़ा डिजाइन किया गया रहता है सैनिकों का, वो केवल 800 तक रहता है। When any exposed flesh will freeze within minutes, वो हमारी इतनी ठंडी होती है कि कोई भी चीज मिनटों में तुरंत जम जाता है। In such an extreme environment, normal life is virtually impossible। और इस विकट पर्यावरण मौसम में एक आम जनजीवन तो असंभव है वहां। बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेस सॉलिड, क्योंकि वहां हर चीज जम के ठोस हो जाती है। ऑनियंस नीड टू बी कट, प्याज को काटने की जरूरत नहीं रहती है, तोड़ने की जरूरत रहती है। एग्स बिकम लाइक रॉक्स, अंडे तो चट्टान की तरह हो जाते हैं। एंड कैन नॉट इवन बी ब्रोकन, इतने कठोर हो जाते हैं कि टूटते ही नहीं है। एंड मोस्ट टूथपेस्ट, और जो भी टूथपेस्ट यानी कि जिससे मंजन किया जाता है, वो टूथपेस्ट क्या हो जाते हैं, कैन नॉट बी स्क्वीज्ड आउट, वो बाहर ही नहीं आते, जम जाते पूरे अंदर। एक्सेप्ट जेल्स, जो जेल वाले मंजन होते हैं उनको छोड़कर। चॉकलेट्स बिकम एज हार्ड एज स्टील प्लेट्स, उस समय में चॉकलेट्स जो होते हैं ना, चॉकलेट्स जैसे डेयरी मिल्क वगैरह हो गया, इतने हार्ड हो जाते हैं, इतने हार्ड मानो स्टील के प्लेट हों। एंड इफ यू बाइट देम, और अगर आप उन चॉकलेट को वहां खाओगे, यू कुड ब्रेक योर टीथ, तो आप अपना दांत ही तोड़वा लोगे। मेटल एंड ह्यूमन स्किन बिकम सो चिल्ड, वहां धातु और मानव का त्वचा सब को इतना ठंडा हो जाता है। व्हेन अ जवान ट्राइज टू लोड हिज गन, कि जब जवान मान लो कोई अपना गन को लोड करना चाहता है, द बुलेट्स स्टिक टू हिज ग्लवलेस हैंड, और अगर दस्ताना नहीं पहना होगा तो वो धातु यानी गोली उसके हाथ में पूरे चिपक जाएगी। इफ इट ट्राइज टू टेक देम ऑफ, और अगर वह सैनिक प्रयास करता है उस बुलेट को हाथ से निकालने के लिए, तो इतना वो जमा रहता है, द स्किन विल ऑल्सो पील ऑफ, कि उस गोली के साथ साथ उस इंसान का त्वचा भी बाहर आ जाता है। एक्सेप्ट फॉर रम एंड केरोसिन, एवरीथिंग इज फ्रोजन सॉलिड, केवल दो चीजें वहां नहीं जमती हैं, रम एक तरह का शराब है, और केरोसिन, रम और केरोसिन को छोड़कर सारी चीजें वहां जम जाती हैं। इवन इन फुल क्लोथिंग वन कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड फॉर मोर देन 10 मिनट्स, यहाँ तक कि ठंड इतनी रहती है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई सैनिक पूरा कपड़ा पहना हो और 10 मिनट भी अगर बाहर खड़ा हो तो वह जीवित नहीं रह सकता। वन बिग चैलेंज इज टू कीप मैन मेंटली अलर्ट इन दैट कंडीशन, और उस परिस्थिति में किसी एक आदमी के लिए अपनी मानसिक स्थिति को बिल्कुल सचेत रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बच्चों, यहाँ से CC2 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसके आगे की पढ़ाई करते हैं। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद हम लोग इस पार्ट के अंतिम पैसेज में आ गए हैं। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन अ सोल्जर गेट्स अ कॉल टू जॉइन द ग्लेशियर कैंप, जब किसी सैनिक को
कॉल किया जाता है कि आपको इस ग्लेशियर क्षेत्र में ज्वाइन करना है, ही बाथ्स, तो वो सबसे पहले फट से नहाता है, एंड शेव्स, और दाढ़ी बना लेता है, नोइंग, क्योंकि उसे पता होता है ही विल नॉट बी इन अ कंडीशन टू डू सो, कि इतने ठंडे कंडीशन में, इतना वहाँ जो दिल को कपा देने वाली जो ठंडक पड़ती है, उस ठंडक में फॉर द नेक्स्ट 3 months, अगले 3 महीने तक उसे बनाने को या नहाने को मौका नहीं मिलने वाला है। Many write long letters home, being uncertain when they may be able to do so next. बहुत सारे सैनिक क्या करते हैं, राइट लॉन्ग लेटर्स, लंबे लंबे खत लिख देते हैं अपने घर वालों के लिए, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई भी निश्चित नहीं है कि वे घर वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे अगले कई दिनों तक, आगे लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे इसकी कोई निश्चितता नहीं होती। देन दे पैक देयर rucksacks with warm clothes, उसके बाद वे क्या करते हैं, अपने बैग को गर्म कपड़ों से भरते हैं, अ स्लीपिंग बैग, एक सोने वाला बैग रख लेते हैं, फोटोग्राफ्स, कुछ तस्वीरें रख लेते हैं अपने उस बैग में, टॉयलेटरीज, यानी जो रोज का सामान यूज होने वाला होता है जैसे ब्रश, मंजन, साबुन वगैरह, उन चीज़ों को रख लेते हैं, एंड ऑल इम्पॉर्टेंट, और इन सबसे महत्वपूर्ण वो रख लेते हैं केरोसिन स्टोव, यानी वो स्टोव जो केरोसिन से चलता हो उसको वो रख लेते हैं अपने बैग में। और द स्टोव इज यूज्ड, और इस स्टोव का वो इस्तेमाल किस कार्यों में करते हैं, फॉर कीपिंग वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, एंड हेल्पिंग इन, और इस स्टोव की मदद से वो क्या करते हैं, मेल्टिंग स्नो, बर्फ को वहां पिघलाते हैं, फॉर ड्रिंकिंग एंड हैविंग अ वॉश, ताकि उस बर्फ को पिघलाने के बाद उसे पी सके और अपना हाथ पैर धो सके। सोचिए कितनी विकट परिस्थिति में, कितनी विषम परिस्थिति में वो वहां रहते हैं और हमारे देश की रक्षा को हमेशा तत्पर रहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। ऑन 3rd February 2016 an avalanche hit an Indian military base in northern Siachen Glacier region। बच्चों आगे लिखता है कि 3 फरवरी 2016 का वह दिन था जब उत्तरी सियाचिन ग्लेशियर वाले क्षेत्र में एक एवालांच, एवालांच मतलब होता है हिमस्खलन। हिमस्खलन जानते हैं बच्चों, हिमस्खलन उसे कहते हैं जब बर्फ तेज हवाओं से या कहीं पिघलने से या ग्लोबल वार्मिंग से पूरा बर्फ का बहुत बड़ा ढेर नीचे ढलान की तरफ लुढ़कने लगता है और उसके रास्ते पर जो भी आता है, जो भी, सबको वो तबाह कर देता है, सब उसके बर्फ के नीचे दबे चले जाते हैं और एवालांच बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये एवालांच आया था, हिमस्खलन हुआ था, तो इसने क्या किया था, हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस को, वहां जो सैनिकों ने अपना बेस बनाया था उसी पर उसने हिट यानी कि प्रहार कर दिया। ट्रैपिंग 10 सोल्जर्स अंडर डीप स्नो, और इस पे फंस कर, उस एवालांच पर यानी कि हिमस्खलन पे फंस कर 10 सैनिक उसी गहरे बर्फ में दफन हो गए। लांस नायक हनुमंत थापा कोपड़, एन इंडियन सोल्जर with the Madras Regiment of Indian Army survived the massive avalanche। तो उसी में एक सैनिक से, हमारे वीर सैनिक लांस हनुमंत थापा कोपड़, देखिए यहाँ उसकी तस्वीर दी हुई है, यही है वो व्यक्ति जो हमारे देश की शान है। ये क्या हुआ, ये सैनिक, ये भारतीय सैनिक जो कि मद्रास रेजिमेंट से थे इंडियन आर्मी के, ये कैसे भी करके उस खतरनाक हिमस्खलन से बच गए, यानी इन्होंने कैसे भी करके अपने आप को सरवाइव रखा, जीवित रखा। ही वॉज फाउंड ड्यूरिंग पोस्ट डिजास्टर एवालांच रेस्क्यू, जब हिमस्खलन के बाद बचाव कर्मचारी जब वहां गए, इस आपदा के बाद गए, तो उन्होंने देखा रेस्क्यू ऑपरेशन बाय इंडियन आर्मी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन किसके द्वारा चलाया गया था बच्चों, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय सैनिकों के द्वारा। कब, 6 days आफ्टर द डिजास्टर, जब वो आपदा आई थी उसके 6 दिन बाद ये आपदा प्रबंधन लोगों ने इसका ऑपरेशन चलाया था बचाव के लिए। तो वो क्या देखते हैं, ही वॉज रेस्क्यूज फ्रॉम 35 feet beneath द स्नो इन -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, कि उन्होंने, यानी जो हमारे भारतीय सैनिकों ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, 6 दिन बाद इस सैनिक को, जिसका नाम है हनुमंत थापा कोपड़, इस सैनिक को क्या देखा कि बर्फ के अंदर 35 फीट तक दबे हुए हैं और जहां के तापमान कितना था, -45 डिग्री। सोचिए बच्चों, -45 डिग्री, 0 डिग्री में मैंने आपको शुरू में ही बताया कि
पानी जम के पूरा बर्फ हो जाता है, तो सोचिए उससे भी 45 डिग्री कम, और वो भी 6 दिन तक दफन थे, 6 दिन तक बिना खाए पिए। सोचिए उस हालत में जीवित रहना, ये हमारे देश के सैनिक के लिए सोचिए कितनी विकट स्थिति थी, कितनी बहादुरी से वे जिजीविषा इसे कहते हैं बच्चों, यानी जीने की चाह। आगे देखते हैं बच्चों, आगे लिखता है 9 other personnel at the post died in the incident। 9 अन्य भी लोग जो थे, जो वहां पोस्ट किए गए थे, वो भी इस दुर्घटना में मारे गए थे। कोपर ऑल्सो could not surviving for long due to multiple organ failures few days after he was rescued। बच्चों आगे लिखता है कि ये जो वीर सैनिक है कोपर, जब रेस्क्यू के बाद इसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया तो वहाँ कई दिन तक ये रहे, लेकिन इसके सारे जो ऑर्गन्स थे, अंदर के जितने भी अंग थे, सब फेल हो गए थे। यानी उनके किडनी काम करना बंद कर दिया था, हृदय काम करना बंद कर दिया था, ठंड से वो सब जकड़ गए थे। तो काफ़ी दिन बाद ये लंबे समय तक हॉस्पिटल में सर्वाइव किए, लेकिन ये बच नहीं पाए और देश के लिए शहीद हो गए। आगे लिखता है बच्चों कि एवेलांच एंड अदर एनवायरमेंट फैक्टर्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन सियाचिन। कि सियाचिन में बाहरी देशों या पड़ोसी देशों के साथ जो लड़ाई होती है उस पे लोग ज़्यादा नहीं मरते हैं। सबसे मेन कारण होता है एवेलांच, हिमस्खलन, और वहाँ की जो पर्यावरणीय जो परिस्थितियां हैं, ये ज़्यादातर कारण होती है सियाचिन में हमारे सैनिकों के मारे जाने की। ओवर 870 सोल्जर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स इन द रिसेंट पास्ट। पिछले कुछ दिनों में 870 सैनिकों ने अपना जीवन त्याग दिया ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन, केवल वहाँ की विकट परिस्थितियों के कारण, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और वहाँ की जो पर्यावरण स्थिति थी, जो पर्यावरण प्रभाव था, केवल उसी की वजह से। डिस्पाइट सच चैलेंजेस एंड हार्डशिप, लेकिन इतनी चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद भी आवर आर्मी मैन आर ऑलवेज रेडी, हमारे जो आर्मी के जवान हैं हमेशा तैयार रहते हैं टू सर्व द नेशन, हमारे देश की सेवा करने के लिए, एंड मेक आवर कंट्री मैन बी सेफ, और वो हमारे देश के लोगों को सुरक्षित रखते हैं, एंड सिक्योर ऑल द टाइम, और हमेशा हर समय हमारी सुरक्षा करते हैं। तो ऐसे वीर सैनिकों को हमारी तरफ से, हमारे देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, सलाम, और मैं आप बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि इन सैनिकों का सम्मान करें, मान सम्मान करें। और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों से जब मैंने प्रश्न करता हूँ कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं, मुझे खुशी होती है कि इतने मुश्किलों के बावजूद भी आज हमारे अंदर देशभक्ति की भावना है। बच्चों हम आ गए हैं कंप्रीहेंशन चेक 3 में। अब आप लोग इसको लिखिए, फिर इसके बाद हम लोग कंटिन्यू सारा क्वेश्चन आंसर विद वर्ड मीनिंग लिखेंगे। इस कॉपी में सारे चीज़ को लिख लेने के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।